नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। भारत के अंदर ये पद क्या 1951-52 से ही था या इसको बाद में लाया गया? और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है या फिर स्टैट्यूटरी पद है? तो सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो पद है वो स्टैट्यूटरी पद है। इसको 1977 में लाया गया था, मैं आपको बताऊँगा। तो आप सभी को याद ही होगा 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होना था, जिसमें इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों तरफ से पहली बार जो है स्पीकर के चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़े किए गए। आमतौर पर जो पार्टी सत्ता में आती है उसी का स्पीकर होता है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटी कहीं ना कहीं, ट्रेडिशन। अपोजिशन ने के सुरेश जो कि 8 बार के एमपी हैं उनको स्पीकर पद के लिए खड़ा किया गया। और बीजेपी एनडीए अलायंस की तरफ से आप सभी को पता है जो 17 भी लोकसभा में थे, ओम बिरला, उनको ही स्पीकर के लिए दोबारा खड़ा किया गया। और ये सब जो वोटिंग वगैरह हुई वो ध्वनि मत से हुई। इसमें वोटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं किया गया, सीक्रेट जो वोटिंग सिस्टम होता है, तो ध्वनि मत से ही इनको बना दिया गया। और इंडिया अलायंस ने भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। और उसके बाद होता ये है कि दोनों लीडर्स जो हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा और नेता सदन यानी कि लीडर ऑफ द हाउस यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो दोनों मिलकर जो है जो स्पीकर नियुक्त होता है उसको उसकी कुर्सी तक छोड़ने जाते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन है, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी दिख रहे हैं आपको बैकग्राउंड में, और ओम बिरला। तो राहुल गांधी को बनाया गया है और ये बहुत अहम भूमिका निभाता है कहीं न कहीं लोकतंत्र के अंदर। इसको आप कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस बना के रखता है और कई सारी इम्पोर्टेंट जो कमिटीज़ होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनमें भी भागीदार रहता है। और इसके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, जो प्रिविलेजेस होती हैं, सैलरी भी इसको कैबिनेट मंत्री के हिसाब से मिलती है। एक आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है इनके लिए। तो राहुल गांधी के पास ये सुविधाएँ रहेंगी कहीं न कहीं अब। और एक फैक्ट ये है कि 35 साल बाद किसी गांधी फैमिली से किसी ने जो है वो ऐसा पद लिया है, संवैधानिक पद कह सकते हैं आप। तो मैंने आपको ज़िक्र किया था कि इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। जो कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस ओ में डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी। लेकिन पूरी तरीके से जो प्रिविलेजेस होती हैं इसकी, जो भी सुख सुविधाएँ जो मिलती हैं, इसके साथ जो कैबिनेट रैंकिंग का दर्जा होता है, वो ऑफिशियल तौर पर कुछ टाइम बाद मिला हमें 1977 में, लेकिन 69 में ये इंट्रोड्यूस हो गया था ये। तो लेकिन उस समय पे जो है ना, द अपोजिशन लीडर्स ऑपरेटेड विदाउट ऑफिशियल स्टेटस ऑफ प्रिविलेजेस। तो ये उस तरीके से नहीं था, लेकिन बाद में ये सब दे दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद। और इसको जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन है वो 1969 के बाद ही मिला था, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं वो 77 में आई, जैसे कि एक पूरा कैबिनेट रैंकिंग दर्जा देना, ये सब चीज़ें। और आप सभी को बता दूं तो राम सुहाग सिंह ये बक्सर से सांसद थे, इनको पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, हैज़ बिकम द फर्स्ट डिफैक्टो लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो वहाँ से कहीं ना कहीं ऑफिशियल तौर पर भारत के अंदर लगातार चला आ रहा है। और भारत के अंदर 2024 से पहले आखिरी बार 2014 में सुषमा स्वराज जी जो थी वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी। अब भारत को दोबारा 10 साल बाद कोई लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है, क्योंकि इसमें कुछ शर्तें होती हैं। ऐसा ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ शर्तें होती हैं, इसके हिसाब से जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो 1977 में कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आता है, जब जो एक्ट पारित किया गया था 1977 में, यानी कि सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट जो है 1977 में लाया गया, उसके तहत गेट अ लीगल फ्रेमवर्क मिला इसको पूरा का पूरा। और उसके बाद ये कई सारी चीज़ों पर ध्यान रख सकता है, जैसे कि स्क्रूटनाइज गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड डिसीजंस एंड एम्पावरिंग द अपोजिशंस टू इफेक्टिवली चैलेंज द गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें वो करेगा। बाकी इसके अपॉइंटमेंट में जो क्राइटेरिया थे वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी होती है देश के अंदर, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती होती हैं, तो उस पार्टी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है फ्रॉम बिहाफ ऑफ द एंटायर अपोजिशन। तो आप सभी को पता है बीजेपी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टी है देश में, जिनके बीच में ही सत्ता परिवर्तन होता है कहीं ना कहीं। तो कांग्रेस पार्टी में दूसरी स्वाभाविक बात है, बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, 100-101 के आसपास, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट हो जाए तो 102 के आसपास पहुँचता है। तो स्वाभाविक बात थी कि कांग्रेस से ही बनना था। फिर पूरे इंडिया अलायंस को मिला के लगभग 240 संख्या होती है, तो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं। अब इसमें 10% का आपको जो कॉरम होता है वो फुलफिल करना पड़ता है। अगर आपको 10% से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, अब 10% जो है वो होता है 54 सीट्स। तो कांग्रेस को पिछले 2 बार से नहीं आनी थी, लेकिन इस बार आ गई है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन मिल गया है।
इसीलिए मैंने ज़िक्र किया था शुरुआत में कि सुषमा स्वराज जी जो थी पहले 2014 10 साल पहले आज से लीडर ऑफ अपोज़िशन थी। अब 10 साल बाद भारत को लीडर ऑफ अपोज़िशन मिला है राहुल गांधी के रूप में। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं, कंडीशंस जो फुलफ़िल करनी होती हैं। इसके अलावा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लीडर ऑफ अपोज़िशन की, वो बहुत पिवटल चेंज लेके आती हैं कहीं न कहीं पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क के अंदर। जैसे कि सबसे मुख्य जो प्रिंसिपल होता है कहीं न कहीं लीडर ऑफ अपोज़िशन का, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको आर्टिकुलेट करना, एक अपोज़िशन के व्यू पॉइंट से देखना एंड एडवोकेटिंग फॉर द कंसर्न्स ऑफ फॉर डाइवर्स अपोजिशन पार्टीज। मतलब जो भी एक सरकार अपॉइंटमेंट नीतियाँ कुछ भी लेके आएगी उसमें वो डायरेक्टली सबसे बड़े जो विसल ब्लोअर होता है उसके रूप में काम करता है लीडर ऑफ अपोजिशन, और बाहर आके आलोचना भी करता है समय समय पे। सबसे बड़ा प्रमुख आलोचक जो है सरकार का होता है वह लीडर ऑफ अपोजिशन ही होता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा वो क्या कहते हैं हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करता है और हमेशा रोबस्ट गवर्नेंस की डिमांड करता है गवर्नमेंट से। अगर कुछ भी फ्लॉज देखते हैं तो बाहर आकर बताएगा। इसीलिए जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसका पद भारत में, इसके अलावा किसी भी डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन में तो पूरा का पूरा क्या कहते हैं शेडो कैबिनेट का ही जिक्र है, ऑल्दो हमारे यहाँ नहीं है उस तरीके से, लेकिन हम चाहें तो कर सकते हैं। तो लीडर ऑफ जैसे कि लेबर पार्टी इंग्लैंड में जो है, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के अंदर तो अपोजिशन में है पिछले 14 सालों से। तो वहाँ पे पूरी की पूरी बाकायदा एक लीडर ऑफ अपोजिशन, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन वगैरह ऐसे वहाँ पे जो होते हैं, विदेश मंत्री वगैरह अगर सरल भाषा में कहा जाए। तो आप लेबर पार्टी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे कैबिनेट शेडो दिखेगी। उसी प्रकार से भारत में भी कहीं ना कहीं नेता बनाते ही होंगे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को कहीं ना कहीं एक शेडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें, और ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मजबूत करता है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा तो चेक एंड बैलेंस रहेगा, सत्ता पक्ष जो है उसका जो कार्य करने का ढंग है उस पर, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। और ये 1977 से चल रहा है लगातार दिस। और ये द लीडर ऑफ अपोजिशन रोल्स exemplifies the nation's adherence to the parliamentary principles of check and balances, जो कि मैंने आपको जिक्र किया, and also understanding the nuances of the position। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अकाउंटेबिलिटी के रूप से भी, एंड इट्स ऑल्सो शेपिंग द ट्रजेक्टरी ऑफ द इंडियन गवर्नेंस। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कंटेम्प्ररी तो वो कहीं ना कहीं लगातार चैलेंज करता ही रहता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कंटिन्यूज टू एम्बॉडी द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी डिसेंट्स and are responsible for governance, safeguarding the ethos of participatory democracy for the generations to come। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आशा है कि ये सरकार अगर 5 साल तक चलती है तो राहुल गांधी जी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 20 साल से, जब से वो 2004 से राजनीति में आए, उन्होंने कोई ऐसा पद लिया नहीं है। वो हमेशा, जब चुनाव कांग्रेस पार्टी 2019 में हारी भी थी तो उन्होंने नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया था कांग्रेस पार्टी के पद से भी। तो देखते हैं अब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में तो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो बहुत ज़्यादा एक फेमस के अलावा बहुत सीरियस पॉलिटिशियन भी हैं, और उनका व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है देश के लिए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये गवर्नमेंट जो 14 से 24 तक चली उसी लहजे में चलेगी या फिर कुछ अंकुश लगेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।